गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस पिछले वीडियो में सूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन तक की बात हो गई थी और पिछले वीडियो के साथ हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन को खत्म कर लिया था। मतलब हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो किस तरीके से डिपेंड करता है याद करो, मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन निपटा लिया और आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गई बात हम लोगों को? तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन पर क्या असर पड़ेगा, ये हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं रे। आई हेट दिस रे। समझ में आ गई बात? क्या हम आगे बढ़े? गुड। तो बच्चों ऐसा देखा गया कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें N2O5 को डीकंपोज होने के लिए छोड़ दिया गया। तो जब वो डीकंपोज हुआ तो डीकंपोज होकर उसने NO2 और हाफ O2 बनाया। जब इस टेम्परेचर को जब इस केमिकल रिएक्शन को 0 डिग्री सेल्सियस पर किया गया तो इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में 12 दिन लगे। तो पहले केस में इस केमिकल रिएक्शन को कितने दिन लगे? 12 दिन। फिर जब इस केमिकल रिएक्शन को 25 डिग्री सेल्सियस पर किया गया, जब इस केमिकल रिएक्शन को 25 डिग्री सेल्सियस पर किया गया तब इसे लगभग आप मान के चलिए 5 घंटे का समय लगा। 5 आवर्स। एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रहा हूं मैं, हाँ, ये आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। जब इस रिएक्शन को 50 डिग्री सेल्सियस पर किया गया तो ये 12 मिनट में कंप्लीट हो गई। तो अब आप इस डेटा से क्या इंटरप्रिटेशन लगा सकते हो? आप इस चीज से क्या इंटरप्रिट लगा रहे हो कि सर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो केमिकल रिएक्शन जल्दी खत्म हो रही है। तो यहां पर हम लोग ये बात बता सकते हैं दैट इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, सबके अंदर नहीं हो सकता लेकिन अधिकतर रिएक्शन के अंदर ये देखा गया है। तो हम लोग लिखेंगे इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, क्या ऑब्जर्व किया गया? इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो केमिकल रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? और जब और ज्यादा फर्दर इसकी स्टडी करी गई तो यह देखा गया दैट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, यानी जब आप लोगों ने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल। यानी केमिकल रिएक्शन का रेट नियरली डबल हो गया, नियरली 2 गुना हो गया। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही? मतलब आपने जैसे ही टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया ये देखा गया कि केमिकल रिएक्शन का रेट तो डबल हो गया, मतलब 2 गुना हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अपन एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। लेट्स से
कि हमारे पास में एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ए से बन रहा है पी। हमारे पास में एक रिएक्शन हो रही है जिसमें क्या हो रहा है, ए से बन रहा है पी एट 10 डिग्री सेल्सियस। एट 10 डिग्री सेल्सियस ये बोला गया कि इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो क्या है, इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो क्या है, x। इस केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है, x। मैंने एक x वैल्यू सोच ली। जब ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो इसका रेट कितना हो जाएगा, 2x। जब मैं इसके टेम्परेचर को 30 डिग्री कर दूंगा तो 2x का डबल हो जाएगा, यानी कि रेट क्या हो जाएगा, 4x। जब मैं इस केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा तो इसका रेट 4 का डबल क्या होता है, 8x हो जाएगा। जब मैं केमिकल रिएक्शन को 50 डिग्री सेल्सियस पर ले जाऊंगा तो 16x हो जाएगा। जब मैं 60 डिग्री सेल्सियस पर ले जाऊंगा तो 32x हो जाएगा। जब मैं 70 डिग्री सेल्सियस पर ले जाऊंगा तो 64x हो जाएगा। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर को 10-10 डिग्री से बढ़ाओगे आप ये देखोगे कि केमिकल रिएक्शन का रेट डबल होता जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? ठीक है, तो प्यारे बच्चे इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे तरीके से इसको समझ के रखेंगे कि जब कभी भी, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी है तो गीता, बाइबल, कुरान में जो लिखा है वही हम फॉलो करेंगे। तो जब कभी भी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाएगा उसके रेट को क्या देखा गया है कि वो नियरली डबल हो जाता है। अब बेटा यहां पर वर्ड नियरली पर फोकस करो। नियरली का मतलब है मैं श्योर नहीं हूं। बेटा कितने मार्क्स आ जाएंगे? सर आ जाएंगे 100 में से 32-33, 100 में से 33-34 आ जाएंगे। तो मैं समझ जाऊंगा कि ये गया। मैं क्या मानूंगा कि ये गया। क्यों गया? अबे जब 32-33 में कर रहा है तो हो सकता है कम भी आए, लेकिन अगर एक बच्चा बोले कि नहीं 100 में से 90 तो मैं ला कर रखूंगा तो फिर क्या होगा? मैं बोलूंगा 100 में से 90 गारंटी बोल रहा है, 85 तो आ ही जाएंगे। पर बोलेगा नहीं 85 कैसे आएंगे, 90 मतलब 90, तो फिर मैं श्योर हो जाऊंगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये नियरली पियरली बोल रहे हैं। मतलब कई कई केमिकल रिएक्शंस में तो ये भी देखा गया है, इन सम ऑफ द रिएक्शन इट इज ऑब्जर्व्ड, इन सम ऑफ द रिएक्शन ऐसा भी देखा गया है कि टेम्परेचर को अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया तो जो रेट है वो 2.5 टाइम्स बढ़ गया, 2.5 गुना बढ़ गया, कभी कभी 3 टाइम्स भी बढ़ गया ये। तो एक्चुअली देखा गया कि 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 2 to 3 टाइम्स भी बढ़ जाता है, 2.5 गुना, 3 गुना ऐसा भी हो जाता है। तो यहां पर कोई फिक्स या श्योरिटी नहीं है कि कितना बढ़ रहा है। आपके पास में कोई एग्जैक्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म नहीं है जो आपको ये बता सके कि रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या असर पड़ रहा है। क्या बात समझ में आई? अब इतना छाप लिया आप लोगों ने, इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लिया क्या मेरे लाडले बच्चों ने, मेरे गुलगुलों ने? गुलगुले उलगुले यूं जाना ना हो जहां वही जाता है, दिल उल्लू का पट्टा है। ठीक है, आगे चले। चलो, तो अब एक अंकल थे जिनका नाम था आरहेनियस। एक अंकल थे जिनका नाम क्या था? आरेनियस। आरेनियस ने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह करे, अपन बात करेंगे। उन्होंने एक स्पेसिफिक हमारे पास में फॉर्मूला दे दिया और वो फॉर्मूला था K इज इक्वल टू A E यानी एक्सपोनेंट e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। एंड बच्चों दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आरहेनियस इक्वेशन। तो आरहेनियस ने हमें एक इक्वेशन दी जिसमें उन्होंने टेम्परेचर को रेट के साथ को रिलेट करके बताया। तो हम लोग जानते हैं व्हाट इज K। K इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट। K क्या है? K कुछ नहीं है, रेट कांस्टेंट है। A को आप लोग आरहेनियस फैक्टर बोल सकते हो, कुछ लोग इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कुछ लोग इसे बोलते हैं। E आपका एक्सपोनेंट है, हम लोग सब समझ ही गए हैं E क्या है, एक्सपोनेंट। E इज नथिंग बट एक्सपोनेंट। व्हाट इज EA? ये जो EA होता है मेरे लाडलो, इसको एक टर्म देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इस पर हम लोग बहुत देर बात करेंगे।
एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, इससे हमने टाइम ले लिया है, अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है इसके साथ में, ये अपने को टाइम देने को तैयार है। टी बोले तो टेम्परेचर, टी बोले तो टेम्परेचर, एंड दिस आर, ये जो आर होता है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हम लोग सब जानते हैं, इट इज नथिंग बट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है? तो दिस इज योर आरेनियस इक्वेशन, इस इक्वेशन को आरेनियस इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और नोट करेंगे, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी है इसलिए हमेशा इसकी यूनिट अपन जूल पर मोल के अंदर लेकर चलेंगे। तो अभी जरा पहले इतना नोट कर लो, अभी अपन इसको इतना ही पढ़ेंगे, फिर आरेनियस ने क्या सोचा, उन्होंने क्या करा, पहले अपन उसकी बात करेंगे। फिर याद रखना इस इक्वेशन को, क्योंकि अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यूज में तो आएगी नहीं, तो इस इक्वेशन को यूज कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे अपन, उस पर अभी डिटेल पे बात करेंगे, इसका ग्राफ भी बनाएंगे, वही जैसे अपन फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में करते थे। बट पहले जरा इसको नोट करो फटाफट से, इसको नोट कर लो जरा फटाफट से, ठीक है, कर लिया इसको नोट आप लोगों ने? चलो बहुत बढ़िया। तो अब आरेनियस की इक्वेशन हम लोगों ने देख ली, और इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज हो रही है वो भी हम लोगों ने देख ली। क्या कोई बता सकता है कि आरेनियस की इक्वेशन के अंदर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या कर रहा है? क्या कभी आपने सोचा कि आरेनियस इक्वेशन के अंदर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का क्या काम है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड और लिक्विड के लिए तो अपन ने देखा था कि एक्टिव मास 1 होता है, तो उसको तो अपन ने रेट की इक्वेशन से हटा दिया। वैसे ही टेम्परेचर का भी सॉलिड और लिक्विड पर कोई असर नहीं होता। क्यों? टेम्परेचर बढ़ने पर सॉलिड लिक्विड पर कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए हम लोग पूरी बात किसकी कर रहे हैं? गैसेस की बात कर रहे हैं, इसलिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आ गया आर। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? एक टर्म आपने पहली बार पढ़ी होगी यार, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो अब अपन यहां पर आगे चल के बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। नाउ गाइस ध्यान से सुनेंगे, आरेनियस ने हमें क्या बोला, आरेनियस ने हमें क्या बोला? आरेनियस ने बोला कि मान लीजिए आपके पास में एक H2 नाम की गैस है, आपको दिख रहा है H2? जब ये H2 नाम की गैस I2 नाम की गैस के साथ रिएक्शन में जाएगी, तो कोई भी गैस प्रोडक्ट क्यों बनाएगी? आप मेरी बात सुनो, आप लोगों ने क्लास 11th में बहुत अच्छे से ये बात पढ़ी थी कि कोई भी एटम मॉलिक्यूल क्यों बनाता है। आप सोचो, कोई भी एटम मॉलिक्यूल क्यों बनाता है? भैया कोई भी एटम मॉलिक्यूल इसलिए बनाता है क्योंकि अभी एटम अकेला है और दुनिया हसीनों का मेला, और मेले में ये दिल अकेला, अभी दिल इसका अकेला है, तो एक दोस्त ढूंढता हूं मैं दोस्ती के लिए। तो एक दोस्त भी मिल गया, उसका दिल भी अकेला है, इसका दिल भी अकेला है, दिल मिल गए, दोस्त बन गए। अब इसको और इसको वापस से ये गाना गाने की जरूरत नहीं है कि दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला, एक दोस्त ढूंढता हूं मैं दोस्ती के लिए, क्योंकि दोस्ती तो हो गई। तो अब जब इन दोनों की दोस्ती हो गई है, इन दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हैं, शेयरिंग में आ गए हैं, अब ये इधर उधर क्यों देखेगा? सिमिलरली आयोडीन की बात भी करो भाई, अगर अपन आयोडीन की बात करें तो आयोडीन क्या कर रहा है? आयोडीन आयोडीन से जुड़ा हुआ है, तो ऑलरेडी दे आर हैविंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, ऑलरेडी ये दोनों क्या है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। और अगर ये दोनों मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो इन्हें किसी और के साथ जुड़कर नया मॉलिक्यूल बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन लोगों को मिनिमम कुछ ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कुछ इन्हें ऐसा लालच देना पड़ेगा जिसकी वजह से ये इनकी दोस्ती आपस में तोड़ दे और आपस में नई बॉन्डिंग कर ले, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बात समझ में आ रही? तो आप लोगों ने इनको क्या प्रोवाइड करी? आप लोगों ने इनको प्रोवाइड करी एक्टिवेशन एनर्जी। अभी मैं एक्टिवेशन एनर्जी को ग्राफ के अंदर और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना सुन लो कि एक्टिवेशन एनर्जी मतलब इतनी एनर्जी आपको इन ऑलरेडी स्टेबल मॉलिक्यूल को देनी पड़ेगी जिससे ये केमिकल रिएक्शन करना
शुरू कर दे, क्योंकि अभी तो करेंगे नहीं, अभी तो बैठे में मस्त आराम से है, कुछ नहीं करना, सब मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी है, मैं बैठ के खाऊंगा। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी आपको देनी पड़ेगी कि तेरे को जायदाद से बेदखल कर दूंगा अगर काम नहीं करा तो, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा, काम करना पड़ेगा। तो आपको अब तो मर गए, अब तो बाप भगा देगा घर से, तो ये क्या हो गई, ये अंदर से क्या आ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी। आपके घर वालों ने आपको क्या दे दी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपको काम करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात। तो ये दोनों भी अभी स्टेबल है, रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन जहां आपने एक्टिवेशन एनर्जी दी, अब ये बोलेंगे अब अपुन रिएक्शन करेगा, और जैसे रिएक्शन करेगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का काम क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा, इन दोनों को उठाकर इन दोनों से मिलवा देगा, ताकि इनके बीच में भी एक नई बॉन्डिंग चालू हो जाए, यानी ये एच आई से मिलने लगे और ये एच आई से मिलने लगे। जब ये एच आई से मिलेगा तो एच एच के बीच का बॉन्ड थोड़ा कमजोर हो जाएगा, और जब ये आई इस एच से मिलेगा और ये आई इस एच से मिलेगा तो इन दोनों के बीच का भी थोड़ा थोड़ा बॉन्ड कमजोर होने लगेगा। और ये कौन सी स्टेट आ गई, ये इंटरमीडिएट स्टेट आ गई। हम लोग सब जानते हैं इंटरमीडिएट स्टेट को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रांजिशन स्टेट आप पढ़ के आए हो। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है ये बहुत बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए ही बनती है, तो ये भी कुछ देर के लिए ही बनेगी। तो एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी का काम क्या होता है, आपके रिएक्टेंट्स को सिर्फ इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना, सिर्फ इतना उकसा देना, सिर्फ इतना इनको उचका देना, उंगली कर देना कि ये ट्रांजिशन स्टेट तक या इंटरमीडिएट स्टेट तक पहुंच जाए। अब जैसे ये यहां पहुंचेंगे, एच सोचेगा कि यार मैं एच के साथ तो टाइम पास कर रहा था, ये एच और ये एच सोचेंगे टाइम पास कर रहा था। भाई एक लड़का लड़के के साथ टाइम पास ही करेगा ना, समझो बात को। लड़का बेस्ट फ्रेंड है, ज्यादा गलत दिमाग मत लगाना, वहां तक मत पहुंचना जहां तक पहुंच गए हो। ये सोनू के टीटू की स्वीटी वाली जो पिक्चर है वैसे दोस्त है, ये इसको शादी नहीं करने देगा, ये बहुत ज्यादा सोचता है इसके बारे में, भाई जैसा मानता है। और ये भी कुछ वैसी सिचुएशन है, दो लड़कियां हैं, ये दोनों भी बेस्ट फ्रेंड है, एक दूसरे की शादी नहीं होने देना चाहती, लेकिन जब लड़का लड़की से मिलेगा बोलेगा अरे यार ये तो अलग ही फीलिंग है, ये भी इससे मिलेगा तो बोलेगा यार ये तो अलग ही फीलिंग है यार। और ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, उनके मम्मी पापा जिन्होंने मिला दिया, अरेंज मेरी शक्ल देख के लग रहा है खुद तो ढूंढ के ला नहीं सकते, ये आलसी पड़े हुए, तो एक्टिवेशन एनर्जी पेरेंट्स ने लगाई, इनको बोला अरे यार ये तो अच्छा माल है यार, मतलब अच्छा काम है यार, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, तो क्या होगा, ये बोलेगा अरे बढ़िया यार, ये बोलेगा चल भट अपुन इससे शादी कर रहे ला, तो ये भी क्या बोलेगा चल हट अपुन ने भी कर ली। अब क्या हुआ, प्रोडक्ट बन गया। क्या समझ में आई बात आपको, ये बात समझ में आई। तो भैया जब एक बार आप मिल लिए तब फिर प्रोडक्ट बनने में कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां आने में कोई दिक्कत नहीं, फिर सब अपने आप हो जाएगा। यहां से यहां आने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ये एच इसको नहीं छोड़ रहा था, ये एच इसको नहीं छोड़ रहा था, ये आई इसको नहीं छोड़ रहा था, ये आई इसको नहीं छोड़ रहा था। तो यहां से यहां आने में जो एक्टिवेशन एनर्जी लगी वो जरूरी है, यहां से यहां प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। तो ये बात किसने सोची, ये बात सोची आरेनियस अंकल ने। और आरेनियस अंकल ने बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी में कहां से दूंगा, एनर्जी बोले तो क्या क्या एनर्जी बोले तो टेम्परेचर। तो अगर मैं रिएक्टेंट्स को थोड़ा टेम्परेचर प्रोवाइड करूं, सिर्फ इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करूं कि वो एक्टिवेट हो जाए रिएक्टेंट्स और कहां पहुंच जाए, इंटरमीडिएट स्टेट पर, तो वहां से प्रोडक्ट तो अपने आप बन जाएगा। तो टेम्परेचर की वजह से रिएक्शन पॉसिबल हुई, तो टेम्परेचर की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी 100% अफेक्ट होगा, नो डाउट। जितना टेम्परेचर दो गया, फॉर एग्जाम्पल एक बात समझो, आपको अपने दोस्त को लपड़ मारना है, समझो बात को। तो क्या है, अपन इसको कैसे इमेजिन करेंगे, ये आप हो और ये चाटा मारना है, आपको आपके दोस्त को चाटा मारना है, लेकिन आप आपके दोस्त को चाटा कब मारोगे, जब वो आपको एक चाटा मारेगा। उसने आपको एक लपड़ दिया, आप सह गए, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मैं पलट के चाटा नहीं मारूंगा। उसने एक लपड़ और दिया, अरे मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मैं इसको चाटा नहीं मारूंगा। लेकिन जहां वो आपको तीसरा लपड़ देगा, तीसरा चाटा देगा, अब आप एक्टिवेट हो गए, तेरी आप पलट के लपड़ मार दोगे उसको। तो आपने जब उसको चाटा मारा,
उस चाटे को मारने के लिए आपको कितने चाटे खाने पड़े? आपको 3 चाटे खाने पड़े। तो वो 3 चाटे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। अब एक्चुअली वो 3 चाटे नहीं है, वो 3 चाटे पड़ने के बाद आपको जो गुस्सा आया वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो हो सकता है कि मैं आपको 3 चाटे मार के उस गुस्से तक पहुंचाऊं, उतना गुस्सा है फिर आप पलट के मारो। या हो सकता है आपका दोस्त बहुत ताकतवर हो, वो आपको एक ही चाटा इतनी जोर से मारे कि आप घबरा जाओ और आपका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाओ और आप पलट के चाटा मार दो। तो आपके दोस्त के 3 चाटे कम टेम्परेचर है, 2 चाटे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर है और 1 चाटा और ज्यादा टेम्परेचर है। समझ में आ रही बात? तो आपको आपका दोस्त अगर धीरे धीरे मारेगा तो आपका गुस्सा भी धीरे धीरे बढ़ेगा, थोड़ा जोर से मारेगा तो गुस्सा और ज्यादा जल्दी बढ़ेगा, और अगर बहुत ही जोर से मार देगा तो गुस्सा एकदम बढ़ जाएगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या है? टेम्परेचर है। आप कम टेम्परेचर दोगे तो इंटरमीडिएट आने में टाइम लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो इंटरमीडिएट आने पर टाइम नहीं लगेगा, फटाक से आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये बात किसने सोची? आर्रेनियस अंकल ने सोची। यहां तक का पॉइंट जल्दी नोट करो, इसको रब करके ग्राफ बनाएंगे फिर। नोट इट डाउन गाइस। चलिए, बहुत हो गया ये झमेला, दुनिया हसीनों का मेला। वाह 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 वाह, क्या बात है। ठीक है, चलिए। तो अब आर्रेनियस ने बोला कि लेट्स प्लॉट अ ग्राफ, लेट्स प्लॉट अ ग्राफ। ये ग्राफ बनेगा 2 लोगों के बीच में। यहां लिखे जाएंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। मैं आपको समझाता हूं ये क्या है, कुछ नहीं है, बकवास है। ठीक है सर, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा हो जाता है कभी कभी। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी। आर्रेनियस है ना, बहुत ही ज्यादा ठिलुए थे, ग्राफ बनाने में उन्होंने कुछ और ही कहां से कहां चले गए। क्या हुआ, एक दिन जब वो छोटे बच्चे थे तो वो एक ग्राउंड पे खेल रहे थे। देखो आर्रेनियस बना रहा हूं, कितना क्यूट आर्रेनियस है। देखो ये आपका आर्रेनियस, दिस इज योर आर्रेनियस। आर्रेनियस एक फुटबॉल के साथ खेल रहे थे, आर्रेनियस एक फुटबॉल के साथ खेल रहे थे। तो आर्रेनियस के एक दोस्त ने बोला कि चलो अपन ग्राउंड पे खेलने चलते हैं। अब ये ग्राउंड पर आ गए खेलने, ये ग्राउंड पर खेलने आ गए। अब आर्रेनियस के दोस्त ने बोला कि यार ये ग्राउंड छोटा है, ये ग्राउंड छोटा है, अपन इधर वाले ग्राउंड पर खेलते हैं। लेकिन इस ग्राउंड से इस ग्राउंड के बीच में एक पहाड़ी थी, कुछ इस तरीके की एक पहाड़ी थी, एक इस तरीके का पर्वत या टीला या कुछ भी बोल लो। तो अब आर्रेनियस के दोस्त ने बोला कि अगर तू मेरा दोस्त है, अगर तू मेरा भाई है, तो इस बॉल को तू यहां तक लेकर आ। अब आर्रेनियस ने बोला कि ठीक है ले जाता हूं हाथ में उठा के। लेकिन उनके दोस्त ने बोला नहीं 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 नहीं, तुझे इसको पैर से मार के ले जाना पड़ेगा। तो आर्रेनियस ने बोला ठीक है। तो आर्रेनियस ने दिमाग लगाया कि भाई बॉल को मुझे यहां से यहां पहुंचाना है। आर्रेनियस ने क्या बोला, मुझे बॉल को यहां से यहां पहुंचाना है। लेकिन एक बात सोचो, मुझे मेहनत कब तक करनी है? क्या मुझे बॉल को यहां से ले जाके यहां से ले जाके यहां तक लाने में कोई मेहनत करनी है? अच्छा, उन्होंने देखा कि ये जो ग्राउंड है ये तो यहां पर इस तरीके से ऊंचा ग्राउंड है। तो उनके दोस्त ने बोला कि अपन नीचे ग्राउंड पे नहीं खेलते, अपन थोड़े ऊंचे ग्राउंड पे खेलते हैं। तो उन्होंने बोला भाई मुझे यहां से यहां तक लाने में मेहनत थोड़ी करनी है, मुझे बॉल को बस यहां तक पहुंचाना है, इस पॉइंट तक। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद तो बॉल लुढ़क के यहां पहुंच जाएगी। तो आर्रेनियस को कहां तक मेहनत करनी पड़ी? यहां तक। तो आर्रेनियस ने बॉल को लात मारी, धकेला, खुद भी चढ़ते गए, मेहनत करते गए, और जैसे इस पॉइंट पर पहुंचे, आर्रेनियस जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचे बॉल के साथ, उन्होंने बॉल को एक लात मारी और बॉल अपने आप ही लुढ़कती हुई यहां पर आकर बैठ गई। तो यहां से यहां आने की प्रोसेस कैसी है? ऑटोमेटिक। मेहनत कहां से करनी है? यहां से यहां तक। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्या ये दिक्कत? ठीक है। दैट मीन्स क्या मैं इसी चीज को, आर्रेनियस ने बोला, क्या मैं अपने बचपन की स्टोरी को ग्राफ में नहीं प्लॉट कर सकता? उन्होंने बोला करके देखते हैं, फर्क क्या पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि मेरे पास में 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक का नाम है H2 और एक का नाम है I2। अभी H2 और I2 क्योंकि स्टेबल है, मॉलिक्यूल है, यहां पर कहीं पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी है। क्या बात समझ में आ रही है? आप देखो यहां पर एनर्जी इस वाले पॉइंट पर 0 होती है, मतलब इनकी एनर्जी 0 नहीं है,
लेट्स से इनकी एनर्जी कुछ 10 जूल पर मोल के आसपास की होगी, तो इनको जीरो से, जीरो एनर्जी नहीं है, इनके पास में कुछ एनर्जी है, यानी अभी इन मॉलिक्यूल्स के पास अपनी खुद की कुछ एनर्जी है। और इनको आना कहां पर है, लेट्स से इनको आना है यहां पर प्रोडक्ट बनाने, यानी कि 2HI बनाने। तो ये आपका रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट हो गया और ये आपका प्रोडक्ट कोऑर्डिनेट हो गया। तो जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखा था इसका मतलब ये है। अब जब हम देख रहे हैं तो हमने देखा कि भैया जब ये HI बनेगा तो HI का मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी रखेगा। लेट से HI के मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी 20 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, मतलब आपको आपके रिएक्टेंट को 10 किलो जूल से कहां पहुंचाना है, 20 किलो जूल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन प्यारे बच्चों प्रॉब्लम क्या है, ना तो H2 इंटरेस्टेड है I2 के साथ रिएक्ट करने में, ना I2 इंटरेस्टेड है H2 के साथ रिएक्ट करने में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें उकसाना पड़ेगा, इन्हें उकसाना पड़ेगा। उकसाकर हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनका रिएक्टेंट इंटरमीडिएट। मैंने आपको सिखाया था रिएक्टेंट को आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले इंटरमीडिएट, और जब ये इंटरमीडिएट बनेगा तो वहां से अपने आप प्रोडक्ट बना लेगा। और मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था ये इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल होता है। और एक केमिस्ट्री का नियम हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जिसके पास में एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होती है, यानी एनर्जी और स्टेबिलिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या ये बात समझ में आ गई। तो अगर आपका इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल है, मतलब इसके पास में एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी, इतनी हाई कि वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से उसकी एनर्जी कई गुना ज्यादा हाई होगी। तो दैट मीन्स आपको रिएक्टेंट को पहले बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इंटरमीडिएट तक पहुंच सके, क्योंकि इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझो, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसलिए फिर हमने हमारे रिएक्टेंट को एनर्जी देना स्टार्ट करी, एनर्जी दी दी दी, एनर्जी दी दी दी, और यहां पर आने के बाद हमने देखा कि ये ग्राफ इस तरीके से नीचे आ गया। ये समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो जैसे ही आपने एनर्जी देना स्टार्ट करा तो बेटा ये जो पॉइंट है, एट दिस पॉइंट आपको क्या दिखने लगेगा कि इंटरमीडिएट बनना स्टार्ट हो गया। क्योंकि आप देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई एनर्जी है। मतलब लेट्स इमेजिन इसकी एनर्जी 80 किलो जूल्स पर मोल है। तो आप खुद समझ पा रहे हैं कि इंटरमीडिएट की एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ज्यादा है। तो आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने H2 और I2 को एनर्जी यानी टेम्परेचर देना स्टार्ट करा और इस पॉइंट पर आकर वो क्या बन गया, इंटरमीडिएट। क्या चीज क्लियर हो गई। तो जब आप देखेंगे कि जैसे ही इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट के बाद ऑटोमेटिकली इंटरमीडिएट काय में कन्वर्ट होने लग जाएगा, प्रोडक्ट्स में। और प्रोडक्ट की एनर्जी देखो कितनी है, 20 किलो जूल्स पर मोल। यानी इंटरमीडिएट फिर एनर्जी रिलीज करके धीरे धीरे प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको पूरा प्रोडक्ट बनाकर दे देगा। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को। तो अभी रिएक्टेंट की जो एनर्जी राइट नाउ है, यहां से आपने कितनी एनर्जी इसको दी ताकि ये कहां पर आ जाए, एक्टिवेशन एनर्जी के पॉइंट पर आ जाए। यानी इसका क्या हो जाए, रिएक्टेंट का एक्टिवेशन हो जाए। तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप लोगों ने जो रिएक्टेंट को एनर्जी दी ताकि वो कहां पहुंच जाए, वो इस पीक पर पहुंच जाए, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम, पक्की बात प्यारे बच्चों, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं। तो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो हम लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी is the energy given to the reactants to start the chemical reaction by reaching its threshold point और फॉर्म्स इंटरमीडिएट। क्या करे, या तो इंटरमीडिएट बना ले
या तो इंटरमीडिएट बना ले या थ्रेशोल्ड पॉइंट पर पहुंच जाए। व्हाट इज थ्रेशोल्ड पॉइंट? आपका पीक पोजीशन। एक लपड़ मेरा दोस्त है, दो लपड़ नहीं मेरा दोस्त है, तीसरा लपड़ तेरी ऐसी की तेजी। आई बात समझ में? तीसरा लपड़ था वो थ्रेशोल्ड है, वो पड़ा, आपने पलट के लपड़ दिया, तो दिस इज योर थ्रेशोल्ड पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? दिस पॉइंट इज योर थ्रेशोल्ड पॉइंट। ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। इस थ्रेशोल्ड पॉइंट पे पहुंचने के बाद तो प्रोडक्ट अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो आप रिएक्टेंट्स को देते हैं ताकि वो अपने थ्रेशोल्ड पॉइंट तक पहुंच जाए या अपने एक्टिवेशन पॉइंट पर पहुंच जाए, यानी कि वहां पर जाकर वो इंटरमीडिएट बस बना ले। उसके बाद प्रोडक्ट तो अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। और यहां से ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंटरमीडिएट टूट रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इंटरमीडिएट टूट रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट की एनर्जी तो कम है और रिएक्टेंट इंटरमीडिएट की एनर्जी तो ज्यादा है, तो हमको ज्यादा एनर्जी तो चाहिए नहीं। तो यहां से सारी एनर्जी रिलीज करके, सारी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करके वो प्रोडक्ट बना लेगा। और अल्टीमेटली जब सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तो ये ग्राफ यहां पर आकर स्टेबल हो जाएगा। एंड दिस कर्व इज कॉल्ड एज आरेनियस कर्व। आरेनियस ग्राफ बोला जाता है इसको, और इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी भी तरीके की? पक्की बात? फटाफट छापे इसको, फटाफट देखें। ना मेरे बच्चों, एक बात और आप यहां पर ऑब्जर्व करें कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी में फर्क है। सो द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कैन बी डिनोटेड बाय डेल्टा ई। आप इसे कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा ई से। तो व्हाट इज डेल्टा ई? इज द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर अपन प्रोडक्ट की एनर्जी को ईपी लिखें, अगर मैं इसको क्या दे दूं नाम? ईपी, और रिएक्टेंट की एनर्जी को नाम दे दूं ईआर, तो इट इज ईपी माइनस ईआर, यानी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो इन दोनों की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा ई। यानी इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ताकि रिएक्टेंट से क्या बन जाए? प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए इसकी छपाई अभियान अगर आपका पूरा हो गया हो तो इसे रब करते हैं, इसे रब करते हैं और अब ये देखते हैं कि किस प्रकार टेम्परेचर का असर होता है एक्टिवेशन एनर्जी को टच करने में। ठीक है, चलिए हो गया, वेरी गुड। अब गाइस क्या हुआ, इतना पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या किया? बहुत सारी गैसेस पर एक्सपेरिमेंट करना चालू करा। हमने क्या करा? बहुत सारी गैसेस पर एक्सपेरिमेंट करना चालू करा। कैसा एक्सपेरिमेंट किया होगा हम लोगों ने? हम लोगों ने बहुत सारी गैसेस को कुछ टेम्परेचर दिया होगा। अब एक बात सोचो, एक गैस है, बिल्कुल आराम से सोचना, जरा पानी पी लो, जरा सांस ले लो, ओए वेरी गुड। अब अरे तूने सांस ले ली रे, तू हो गया कूल। ए पुष्पा, आगे बढ़े, गुड। तो गाइस देखो क्या हुआ, गैस को जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया उसकी क्या इंक्रीज होगी? क्या इंक्रीज होगी? काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। तो यहां पर हम लोगों ने बहुत सारी गैसेस ली। हमने यहां पर क्या करा? बहुत सारी गैसेस ली, और गैसेस को हम लोगों ने फ्रैक्शन में डिवाइड कर लिया। मतलब हम लोगों ने गैसेस को इस ग्राफ के अंदर कैसे प्लॉट करा? फ्रैक्शन में। कैसे प्लॉट करा? आई रिपीट, फ्रैक्शन में। तो यहां पर अपन लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ गैसेस, फ्रैक्शन ऑफ गैसेस। जैसे ऐसा बोल दिया कि 100 में से, फॉर एग्जांपल मैंने 100 गैसेस ली, 100 में से 10 गैस मुझे मिली, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0.1। तो इस तरीके से यहां पर ग्राफ में प्लॉट कर दिया 0.1, यहां पर प्लॉट कर दिया 0.2, यहां पर प्लॉट कर दिया 0.3, यहां पर प्लॉट कर दिया 0.4, यहां पर प्लॉट कर दिया 0.5 वर्सेस ये ग्राफ बना काइनेटिक एनर्जी का। तो ये फ्रैक्शन ऑफ गैसेस वर्सेस किसका कर्व बना? काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्यों मेंशन करी प्यारे बच्चों? वो इसलिए मेंशन करी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही तो बढ़ेगी जब आप गैसेस को टेम्परेचर दोगे, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और यहां पर मैंने एक पॉइंट बना दिया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट। यानी जब गैसेस की काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा हो जाएगी, जब गैसेस की काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट से आगे आ जाएगी, मतलब यहां पर वो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कैपेबल हो जाएगी।
यहाँ पर वो रिएक्शन स्टार्ट करने के कैपेबल हो जाएगी। यहाँ इतनी एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, यहां पर अपन टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर T पर, आई रिपीट, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर T पर जो गैसेस इस पॉइंट को क्रॉस कर लेगी वो अपने एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट को छू लेगी, थ्रेशोल्ड पॉइंट को छू लेगी और रिएक्शन कंप्लीट करके प्रोडक्ट बना लेगी। तो पहला कर्व में टेम्परेचर T का बनाता हूं, ठीक है। मैंने टेम्परेचर T दिया तो मुझे कर्व कुछ ऐसा मिला, मुझे कर्व कुछ ऐसा मिला। कौन से टेम्परेचर पर? है टेम्परेचर T। मतलब जब आप देखेंगे कि टेम्परेचर T था तो बहुत कम ऐसी गैसेस हैं, ऐसी बहुत कम गैसेस हैं। अब यहां से इसको इस तरीके से प्लॉट कर लीजिए, मतलब 100 में से, क्योंकि 0.2 आ रहा है, मतलब 100 में से सिर्फ 20 ऐसी गैसेस रही होंगी। अब ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, हो सकता है 1000 गैसेस ली हो सकता है 10 ही गैसेस ली हो, तो लगभग 20 ऐसी गैसेस रही होगी जिन्होंने टेम्परेचर T पर ही अपने एक्टिवेशन पॉइंट को छू लिया था। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? और टेम्परेचर T पर, टेम्परेचर T पर ऐसी इतनी सारी गैसेस, अब देखो यहां पर ये कर्व पीक पर आ गया है, मतलब अपन मान ले 0.35, मतलब 35 ऐसी गैसेस रही होगी जिनके पास ये वाली काइनेटिक एनर्जी रही होगी। अब यहां पर कर्व में कुछ रही होगी काइनेटिक एनर्जी, तो इस वाले पॉइंट को लेता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी? मतलब जब आपने टेम्परेचर T, मतलब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर टेम्परेचर T की जगह 50 डिग्री कर लो, तो जब इस कमरे का टेम्परेचर 50 डिग्री रहा होगा तब, और अपन काइनेटिक एनर्जी भी मान लेते, चलो इधर अपन मान लेते 0 मीटर पर सेकेंड या जो भी हो, है ना। यहाँ पर अपन मान लेते 0.1, 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.3 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड, और उसको मान लेते 1 मीटर पर सेकेंड। तो एक 50 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम गैसेस का मैं बोलूंगा, मोस्ट ऑफ द गैसेस की ये काइनेटिक एनर्जी रही होगी। जब टेम्परेचर 50 डिग्री रहा होगा तो मेजॉरिटी ऑफ द गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी रही होगी वो यही रही होगी, और इसीलिए इस पॉइंट को बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी पॉइंट। इस पॉइंट को लेता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एट टाइम T। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, अपने को क्या मतलब, हमको तो ये देखना है कि कितनी गैसेस ने एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करा और रिएक्शन करना चालू करा। तो अभी आपको ये कम दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देता हूं। जैसे ही मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाऊंगा, आप देखेंगे कि ये कर्व थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया है, और अब आपको ये कर्व कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आप देखोगे कि ये जो कर्व है T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस का, यानी टेम्परेचर को कितना बढ़ा दिया मैंने, 10 डिग्री सेल्सियस का। तो अब आप देख रहे हो कि आपकी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी शिफ्ट हो गई है। अब ये यहां पर आ गई है, लेट से 2.0 पर आ गई है। तो अब आपकी ये जो बनी, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब पूरा का पूरा कर्व राइट में शिफ्ट हो गया। और एक और इंटरेस्टिंग बात आप क्या देख रहे हो कि अब फ्रैक्शन ऑफ गैसेस जिन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार कर दिया है वो भी बढ़ गया है। मतलब अब आप देख रहे हो कि अब पहले अगर 2.2 यानी सिर्फ 20 गैसेस की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, तो अब लेट से अगर ये 2.8 है या 0.28 है, मतलब अब 28 गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। इतनी ज्यादा हो गई कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर दिया। तो ये ग्राफ हमें ये सिखाता है, ये ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि एक्टिवेशन एनर्जी हर 10 डिग्री बढ़ा देने पर जो गैसेस
का जो फ्रैक्शन है, यानी पहले अगर जो सिर्फ 20 गैसेस रिएक्शन कर पा रही थी, अब 28 कर पा रही है, मतलब अब ज्यादा गैसेस एक्टिवेट हो गई है रिएक्शन करने के लिए, मतलब अब रिएक्शन ज्यादा हो पाएगी, तो ऑब्वियसली रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। जब आप टेम्परेचर और 10 डिग्री बढ़ाओगे तो और ज्यादा गैसेस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार कर लेगी, मतलब आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो गैसेस की एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है, गैसेस अपने एक्टिवेशन पॉइंट को छू रही है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी के पॉइंट को छू लिया तो फिर तो वो प्रोडक्ट बना ही लेगी। क्या ये बात समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? तो दिस कर्व शोज दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस गैसेस का एक ज्यादा बड़ा फ्रैक्शन, यानी ज्यादा अमाउंट में गैसेस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार कर रही है। क्या ये ग्राफ समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? प्लीज जरा इस ग्राफ को नोट कर लीजिए, इसको रब करके अब अपन चलते हैं अपने आर्हेनियस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने की और उसके ग्राफ बनाने की तरफ। इसको नोट करो। और मेरा चूस हुए आम की गुटली हो गया। हा हा हा, मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोगों ने इतना समझ लिया है, आर्हेनियस अंकल की पूरी बात, टेम्परेचर वगैरह की बात सब समझ में आ गई है। वी नाउ नो कि किस तरीके से टेम्परेचर का असर पड़ सकता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। अब हम लोग आर्हेनियस की इक्वेशन को अगर वापस से देखें तो क्या थी इक्वेशन? K इज इक्वल टू A, E is your exponential minus EA अपॉन RT। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूं तो ऑन इंटीग्रेटिंग K बन जाएगा ln K, नेचुरल लॉग लग जाएगा, ln K हो जाएगा ये, तो इट कैन बी रिटन एज ln K इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों ये E को जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस EA अपॉन RT नीचे उतर आएगा, तो माइनस EA अपॉन RT, और A के इंटीग्रेशन से हमें मिलेगा ln A। तो प्यारे बच्चों ये हो गई आपकी आर्हेनियस अंकल की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, एक बात हम सब लोग जानते हैं दैट ln कैन ऑल्सो बी रिटन एज लॉग बेस E, और अगर आपको लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से आप मल्टीप्लीकेशन दे दो, वो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो इसको लॉग बेस 10 में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस 2.303 लॉग बेस 10 A। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात। तो इस पूरे को अगर आप 2.303 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा लॉग बेस 10K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस लॉग बेस 10A। तो ये आपकी लॉग बेस 10 के फॉर्म में इक्वेशन हो गई। दिस इक्वेशन इज इन योर लॉग बेस 10 फॉर्म। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? तो ये इक्वेशन या ये इक्वेशन आप लोग बोर्ड एग्जाम में जो भी आए, अपन ये इक्वेशन यहां पर बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक गाइस? अच्छा, अब एक चीज, एक काम करते हैं तो थोड़ा सा उधर खिसका के लिख देते हैं अपने इक्वेशन को ताकि अपन ग्राफ बना सके। तो ln K क्या हो जाएगा? 2.303 लॉग बेस 10K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस 2.303 लॉग बेस 10A। जब मैं पूरे साइड को, दोनों साइड को 2.303 से डिवाइड करूंगा तो ये बच जाएगा लॉग बेस 10K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन, ये भी 2.303 से डिवाइड करना पड़ेगा, RT प्लस लॉग बेस 10, जब 2.303 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये बचेगा लॉग बेस 10A। तो एक इक्वेशन मेरे लाडलों के पास ये हो गई जो आगे अपन काम में लेंगे, और एक इक्वेशन मेरे लाडले बच्चों के पास में ये हो गई जिससे अभी अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो नाउ गाइस, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, अगर हम आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें दैट इज 1 बाय टेम्परेचर, जो कि x कोऑर्डिनेट पर होगा, और y कोऑर्डिनेट पर अपन ln K लेकर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो तो y एक्सिस पर यू आर ऑब्जर्विंग ln K,
एक्स एक्सिस पर आप लोगों ने ले रखा है 1/t, दिस इज 1/t, c इज योर इंटरसेप्ट। तो यहां पर अपन एक काम करते हैं, ln a लिख देते हैं विच इज योर इंटरसेप्ट, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। तो आपका m यानी आपका स्लोप क्या हो गया, -EA/r, दिस इज योर स्लोप। प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो गया, स्लोप। और यहां पर आपको क्योंकि नेगेटिव साइन दिख रहा है मतलब स्लोप आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो आपको जब कभी भी अगर इसके अंदर स्लोप निकालना हो तो आप कहां से निकालेंगे, -EA/r से आपको स्लोप मिल जाएगा। x एक्सिस पर 1/t रख दिया गया है, y एक्सिस पर k रख दिया गया है, और c आपका इंटरसेप्ट ln a है जो यहां से लेके यहां तक का रहेगा। तो देखो कितना प्यारा ग्राफ है, चौतूचा चोमू मोमूचा ग्राफ सीख ही चुके हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जब स्लोप यहां टच करेगा तो यहां का जो थीटा एंगल रहेगा वो tan थीटा लिख देंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू -EA/r, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। इसको प्लॉट करें तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी अगर निकालनी हो, अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जब लोगों ने कैसे निकाली होगी, पहले उन्होंने ln k प्लॉट किया होगा, 1/टाइम प्लॉट किया होगा, ln a प्लॉट किया होगा और स्लोप मिला होगा। ये स्लोप का यहाँ का जो एंगल आया होगा थीटा, वो थीटा उन्होंने यहाँ पर रख दिया होगा tan थीटा की जगह पर, tan थीटा इज इक्वल टू -EA/r रख दिया, r की वैल्यू रखी, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखी, और tan थीटा की जो वैल्यू आई उससे r को मल्टीप्लाई कर दिया, उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन हमको उतना नहीं जाना है, ठीक है। नोट कर लिया, चलो सुपर। अब ग्राफ को मैंने रब करा है क्योंकि मैं यहां से आगे बढ़ना चाहता हूं। अब गाइस लेट्स से आपके पास में केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो आप लोगों ने क्या करा, लेट्स से एट टेम्परेचर T1, यानी जब टेम्परेचर T1 रखा होगा, नो डाउट उस समय केमिकल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा वो K1 रहेगा। हम लोग जानते हैं टेम्परेचर के साथ ये वेरी कर रहा है। अच्छा ln a तो आरएनियस कांस्टेंट है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड जब आप लोगों ने टेम्परेचर T2 कर दिया तो रेट कांस्टेंट बदल के K2 हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को दो अलग अलग टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो, इफ यू हैव टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट, और अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखें पहले ये वाले पॉइंट को इक्वेशन 1 के अंदर रख के देखें तो ये जाएगा ln k1 इज इक्वल टू -EA/r T1 प्लस ln a, ठीक लाड लो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। देन इक्वेशन नंबर 2 में हो जाएगा ln k2 -EA/r T2 प्लस ln a, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। कट करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, इसको तो अपन ने कट कर दिया, 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो यहां लिखना पड़ेगा ln k2 माइनस ln k1, 2 में से 1 को माइनस कर दिया। अब ln k2 इज -EA/r T2 माइनस -EA/r T1, तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये हटा के दोनों का नेगेटिव साइन में फटाफट यहाँ प्लस लिख देता हूं। अब क्या हुआ, नेगेटिव टर्म आगे हो गई, प्लस टर्म इधर हो गई, तो इसको इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, तो ये ऐसा दिखने लगेगा। अच्छा इधर फॉर्मूला लगा दो, K2/K1 इज इक्वल टू EA/r T1 माइनस EA/r T2, इसको ऐसा लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉमन ले लो, ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/r, अपन ने यहां पर कॉमन ले लिया, अपॉन 1/T1 माइनस 1/T2, बहुत बढ़िया। एलसीएम ले लो चाहो तो, ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/r T1 मल्टीप्लाई बाय T2 एंड T2 माइनस T1, बहुत इजी, बहुत बढ़िया फॉर्मूला हमारे पास में बन के तैयार हो गया। और इसी फॉर्मूले के ऊपर अब आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जिसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी पता लगाने को आ सकती है, लाइकवाइज आपको बहुत सारी चीजें बताने को आ सकती है। अगर आप इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो प्यारे बच्चों लॉग बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करोगे, ln मतलब लॉग ही मतलब 2.303 लॉग बेस 10, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10
K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब अगर मैं इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दूं इधर भी और इधर भी, तो यहां का 2.303 कट जाएगा और यहां पर जब मैं डिवाइड करूंगा तो 2.303 यहां पर आ जाएगा। तो इक्वेशन अब आपको कुछ ऐसी दिखने लगेगी और ये हो गई आपकी सेकेंड फाइनल इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, ये दो इक्वेशंस आप लोगों को अच्छे तरीके से नोट करनी है आरएनएस की, जिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। गाइस, यहां पर लॉग एंटी लॉग निकालने का भी बहुत जरूरी सीन है, क्योंकि लॉग एंटी लॉग पर क्वेश्चन यहां पर आने के चांसेस बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो अपन यही रोकते हैं। अगले वीडियो में कैटालिसिस, एक छोटा सा ओरिएंटेशन बैरियर बचा हुआ है, तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको अगले पार्ट में करा दूंगा। लेकिन पहले जरा इतना समझो, इतना डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, इसको ठीक से नोट कर लेना। बाकी बात अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।